नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 9th सोशल साइंस का सारा कंप्लीट रिवीजन तैयार करेंगे। जिन बच्चों को दिक्कत आता है कि एग्जाम से पहले इतना सारा पोर्शन कैसे रिवाइज होगा, तो उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में कोई बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके कीवर्ड्स हैं। आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है, उन्हीं को ही रिवाइज करना है। इनसे आप बड़ा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका एक वीडियो के अंदर में पूरा का पूरा सोशल साइंस रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या क्या कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। सबसे पहले समाज में इनइक्वालिटी आ रही थी। तीनों स्टेट में से जो फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, वो तो लग्जूरियस लाइफ जीते थे, उन पर टैक्स नहीं लगते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। दूसरी दिक्कत इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। कर्जा चढ़ता चल रहा था, खाने की शॉर्टेज हो रही थी और टैक्सेस का सिस्टम बहुत गड़बड़ था। वीक मोनार्की, जो राजा रानी का रूल था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था और बहुत ज़्यादा क्या था, उसमें लूपहोल्स प्रॉब्लम्स थी। जो लुईस 16 था वो एक बहुत ही शाही जिंदगी जीता था, खूब खर्चे करता था, लेकिन जनता के पास में पैसे नहीं थे। और कई सारे थिंकर्स ने लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई, जैसे कि रोसियो, वोल्टेयर। इसके कारण से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और राइज ऑफ पॉलिटिकली अवेयर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के स्ट्रांग हो जाने के कारण से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबके कीवर्ड्स आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप ये मेन हेडिंग भी लिख के आएंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और थोड़ा बहुत आपको अपने मन से सेंटेंसेस को मेक करना आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग क्या प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, उन पर टैक्स नहीं लगता था, उनकी बहुत हाई पोजीशन थी गवर्नमेंट में, चर्च में, और वो फ्यूडल ड्यूज यानी कि कई प्रकार के पैसे कलेक्ट करते थे पीजेंट से। फिलोसफर्स का क्या रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। सबसे पहले रोसियो की बात करेंगे। उसने किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसने उसने बताया कि सरकार को लोगों को सर्व करना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब में बताया सेपरेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। वॉल्टेयर की किताब में उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी बातों को आगे बढ़ाया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन इमीडिएट कॉज क्या था। सबसे पहले क्या हो रहा था, बैड हार्वेस्ट, खराब खेती होने के कारण से आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। खाने के प्राइसेस बढ़ गए थे और भुखमरी आ रही थी। बहुत खराब टैक्सेशन पॉलिसीज थी। और एक मीटिंग बिठाई गई ईस्ट स्टेट जनरल में, जहां पर नए टैक्स लगाने की बात की गई, टैक्स को इंक्रीज करने की बात की गई। जहां पर तीनों ईस्ट स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को एक एक वोट मिलता था। लेकिन जब थर्ड स्टेट ने मांग करी कि हर इंडिविजुअल को वोटिंग राइट मिलने चाहिए, तो उनकी बात को ना मानते हुए थर्ड स्टेट वहां से रूट कर उठाया। और उन्होंने क्या करा, इसके बाद में बैसल पे क्या करा, अटैक करा 14 जुलाई 1789 में। बैसल पे ही क्यों किया, क्योंकि बैसल जो था, बैसल सिंबॉलिक था, सिंबल था राजा की पावर का। इट सिंबलाइज द फॉल ऑफ मोनार्की एंड ऑपरेशन। और जब बैसल पे अटैक कर, बैसल एक प्रिजन है और बैसल एक किला है, उस पर अटैक कर उन्होंने मोनार्क और ऑपरेशन को खत्म करा, जिससे रेवोल्यूशनरी भावना पूरे देश भर में फैल गई। इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। ये टेनिस कोर्ट ओथ क्या है भाई, कसम खाई गई थर्ड स्टेट के द्वारा, जब उनको स्टेट जनरल से निकाल दिया गया कि वो संविधान बनाएंगे पूरे के पूरे फ्रांस का। खुद को उसने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और वो जो जगह थी जहां पे हुआ था वो टेनिस कोर्ट में था। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये पहला कदम था डेमोक्रेसी के प्रति। व्हाट वर द मेन आइडियाज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देश के अंदर में हर व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। उसका मेन आइडिया क्या था, उसका मेन आइडिया था कि कानून के आगे सब लोग बराबर रहें, सबको राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी का अधिकार हो, सबको अपने बातों को, विचारों को आगे रखने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, धर्म को फॉलो करने का अधिकार हो। लुईस 16 को एग्जीक्यूट यानी मरवाया क्यों, क्योंकि उसे ट्रीजन यानी कि गद्दारी के तहत में उसे गिल्टी माना गया। ही ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से भागने की कोशिश कर रहा था, और जो बदलाव आ रहे थे क्रांतिकारी उनको अपोज कर रहा था। उसको गुलेटिन कर दिया गया 21 जनवरी 1793 में। रीन ऑफ टेरर क्या है, ये वो समय है जब लोगों का मास एग्जीक्यूशन, उनको मरवाया जाता था 1793 एंड 1794 में। रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के लीडरशिप के अंदर में, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था। इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर लागू कर दिए थे। इसने मैदा पर बैन लगा दिया था। इसने चर्चेस को बैरेक्स यानी हथियार रखने की जगह बना दी थी। इसने फूड को राशन कर दिया था। बहुत ज़्यादा ही हार्श पॉलिसी लगा रहा था। एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन वर गुलिटेंड, और जो भी रेवोल्यूशन के एनिमीज होते थे उनका गला कटवा दिया जाता था। रॉबस्पियर के एग्जीक्यूशन के बाद में रीन ऑफ टेरर खत्म हुआ। रॉबस्पियर ने क्या क्या चेंजेस लाए, तो देखिए आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले उसने प्राइस कंट्रोल्स ऑन ब्रेड एंड फूड, ब्रेड और फूड पर पैसे को कंट्रोल रखा।
नो स्लेवरी इन फ्रांस कॉलोनीज, किसी प्रकार की स्लेवरी यानी कि गुलामगिरी को फॉलो नहीं किया जाएगा। उसने हर घर से मिलिट्री सर्विस में हर कोई व्यक्ति, मेल आदमी जाएगा ही जाएगा, कंपल्सन करवाया। एंड रीनेमिंग स्ट्रीट्स एंड चर्चेस, और चर्चेस और स्ट्रीट्स के नाम चेंज करवाया और चर्चेस को बैरक्स यानी हथियार रखने की जगह बनाया। नेपोलियन बोनापार्टे पावर में कैसे आया? फ्रांस बहुत अनस्टेबल हो चुका था रेवोल्यूशन के बाद में। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रस्ट गेन कर रहा था। उसने सरकार को ओवरथ्रू करा 1799 में, यानी डेमोक्रेसी फिर से खत्म करी और खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस 1804 में डिक्लेयर करा। और क्या लेके आया? नेपोलियन कोड्स, जिसको हम सिविल कोड्स के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा गया है पेपर में। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ? कई सारे क्वेश्चन के आंसर से बन जाएंगे। सबसे पहला इसमें एंड ऑफ मोनार्की, राजा रानी के रूल को एंडिंग हुआ, फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता था? ये जो बड़े बड़े लोग होते थे, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग, ये क्या करते थे? अपनी दादागिरी चलाते थे, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाते थे पीजन से। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में सबको बराबर देखने लगे, तो इसलिए फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, लोकतंत्र हुआ, लोग अब चुनेंगे अपना लीडर कौन होगा। जो जन्म से मिलने वाले प्रिविलेजेस थे, फायदे थे, नोबेलिटी शाही लोगों को और चर्च के लोगों को, वो खत्म कर दिए गए और एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हुई, जिसमें नया फ्लैग बना, लोगों ने अपने देश के प्रति नेशनल की भावना जनरेट करी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर दुनिया भर में कैसे पड़ा? सबसे पहले इसने डेमोक्रेसी का आइडिया पूरे दुनिया भर में फैलाया और कई सारे रेवोल्यूशन, जैसे कि हाइती, लैटिन अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन को इंस्पायर करा। और डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, के जन्म से ही हर देश को अपने लोगों को अधिकार देने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ विमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? सबसे पहले दे मार्च टू वर्सलीज, वो मार्च करती हुई कहाँ गई थी औरतें? वर्सलीज गई थी ब्रेड की डिमांड के लिए। उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, जैसे कि सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी विमेन। डिमांडेड इक्वल राइट्स, उन्होंने अपने इक्वल राइट्स के लिए कई सारी डिमांड्स करी थी। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या सिग्निफिकेंस थे? सबसे पहले उसने मोनार्क की पावर को ख़त्म नहीं करा, लिमिट कर दिया कि अब जो राजा रानी है वो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेपरेटेड पावर, उसने पावर्स को 3 भागों में बांटा, लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करने वाले, जुडिशरी कानून प्रोटेक्ट करने वाले। उन्होंने सबको वोटिंग राइट दिलवाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। एक्टिव और पैसिव सिटीजन में देश को बांट दिया। जैकोबिन कौन था? जैकोबिन रेडिकल रिवोल्यूशनरी था, लेड बाय रॉबेस्पियर। जैकोबिन रेडिकल रिवोल्यूशनरी मतलब जैकोबिन एक क्लब का नाम है जिसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। दूसरा है गिरोडेंस, मॉडरेट रिवोल्यूशनरीज थे इसमें, जो कि लिमिटेड मोनार्की यानी कि मोनार्की की ज़्यादा दखलंदाजी नहीं चाहते थे। इसमें फेमस जैकोबिन ही हुआ। वाई डिड द रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर? नया कैलेंडर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जिससे रिलीजियस इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, उसमें सीजन, हार्वेस्ट और फेस्टिवल्स की जानकारी हो, और नए मंथ्स को उन्होंने ऐड करा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताइए। सबसे पहले रेड कैप इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रीडम को दर्शाता है। गुलेटन इक्वालिटी इन पनिशमेंट को दर्शाता है। और ट्राई कलर फ्लैग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को दर्शाता है। इसके अलावा जो ब्रोकन चैन है वो भी फ्रीडम को दर्शाती हैं। तो कई सारे इसके अंदर क्या है, सिंबल्स हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे एंड हुआ भाई? तो सबसे पहले रॉबेस्पियर का एग्जीक्यूशन हुआ 1794 में, डायरेक्टरी का राइज हुआ 1795 में, और नेपोलियन ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया 1799 में। अभी डायरेक्टरी क्या है भाई? रॉबेस्पियर के जाने के बाद जो सरकार बनी थी उसका नाम था डायरेक्टरी, याद रखेंगे सभी लोग। व्हाट इज द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे लिए क्या छोड़कर गया? उसने आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी को जन्म दिया। उसने पूर्ण रूप से फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो जन्म से अधिकार मिल जाते थे बड़े बड़े स्टेट को, उसको खत्म करा और सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए पूरे के पूरे दुनिया भर में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम इन रशिया बिफोर द रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन होने से पहले क्या पॉलिटिकल सिस्टम देश में फॉलो होता था? उस समय पे सब कुछ ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मतलब राजा अपनी अपनी चलाता था। एब्सोल्यूट मोनार्की, राजा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता था। निकोलस सेकंड, सार निकोलस सेकंड, कोई इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं थी जिसको लोग चुन सकें, जो कि कानून बनाए। सार मिलिट्री को कंट्रोल करता था, कानून को कंट्रोल करता था और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारण क्या था रशियन रेवोल्यूशन का? सबसे पहले समाज में बढ़ती हुई इनइक्वालिटी। रिच नॉबल्स जो थे और पुअर पीजेंट्स थे, उनके बीच में काफ़ी भेदभाव हो रहे थे। आर्थिक दिक्कतें आ रही थी, खाने की कमी हो रही थी, जो कि क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स थे उसमें फूड की शॉर्टेज आ गई थी। टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और वेजेस डिक्लाइन हो गई थी, जो मजदूरी उनको मिलती थी कम मिलती थी। फेलियर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। रशिया शुरुआत में तो वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अच्छा उसने योगदान दिया, काफ़ी अच्छे से जीत रहा था, लेकिन अंत तक आते आते उसकी बुरी स्थिति हो गई, उससे कई सारे नुकसान हो गए और उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन चला गया। लीडरशिप सार निकोलस की बहुत ज़्यादा वीक थी, वो लोगों की डिमांड को इग्नोर करता था। और सोशलिज्म की भावना, किसकी भाई? जिसको हम कहते हैं समाजवाद, उसकी भावना लोगों के अंदर आ रही थी, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इंस्पायर की जा रही थी।
डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन से थे रशिया में? सबसे पहले लिबरल्स, ये वो लोग होते थे जो सभी के सभी रिलीजन को टॉलरेट कर सकते थे, संविधान चाहते थे और इलेक्टेड पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। रेडिकल्स वो होते थे जो चाहते थे कि जो देश में मेजॉरिटी में हो उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जाए। कंजर्वेटिव वो पुराने तौर तरीकों वाले लोग जो कि अभी भी मोनार्क को फॉलो करते थे और नए चेंज को बहुत धीरे धीरे एक्सेप्ट करते थे। बॉल्शविक और मेंशविक ग्रुप क्या है? बॉल्शविक लेनिन का ग्रुप है। जो वर्कर्स पार्टी थी वो दो भागों में बटी थी, बॉल्शविक और मेंशविक, जिसमें बॉल्शविक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो लीडर था वो है लेनिन। रेडिकल सोशलिस्ट थे इसमें, पॉइंट याद करिएगा, ये बहुत ही वायलेंट रेवोल्यूशन वाले थे, ये ना गरम दल वाले लोग थे। और जो मेंशविक थे वो थोड़े मॉडरेट थे, ये बात कर चीज़ों को चेंज करवाना चाहते थे। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का क्या रोल रहा रशियन रेवोल्यूशन के दौरान? उसने हमें थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया कि भाई किसी प्रकार की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, सबको समाज ही सबको बांटे, यानी सरकार के पास पैसा हो, सरकारी सबको स्कूलिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब कुछ सरकार करवाए। क्लासलेस सोसाइटी, समाज में क्लास ना हो कि फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास का, ऐसा ना हो। जो वर्कर्स हैं उनको मेन पावर माना गया, उनको रिच को क्या करना चाहिए? ओवरथ्रू करना चाहिए। इससे लेनिन इंस्पायर्ड हुआ और बॉल्शविक पार्टी इंस्पायर्ड हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का असर बताइए रशिया पे, कई सारे सोल्जर्स की मृत्यु हो गई, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, एंड जिससे फूड की और फ्यूल की शॉर्टेज आ गई। इससे लोगों का भरोसा सार निकलस के ऊपर से ख़त्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी रिवोल्यूशन क्या था? लोगों ने प्रोटेस्ट करा क्योंकि उनके क्वार्टर्स में खाने की शॉर्टेज हो रही थी इन पेट्रोग्रेड। सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया टू शूट द प्रोटेस्टर्स क्योंकि बेटा जो आर्मी थी वो भी कुछ लोगों के सपोर्ट में ही थी, और सार निकलस को वहां से भागना पड़ा अपना थ्रोन यानी कि अपना तख्त छोड़कर। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या पॉइंट्स लिखेंगे? बॉल्शविक ओवरथ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। इस रेवोल्यूशन के अंदर में बॉल्शविक ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करा और लेनिन ने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी गवर्नमेंट बनाई? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई, और फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे पहली सोशलिस्ट समाजवाद राज्य बना। वॉट वर लेनिन्स की पॉलिसीज आफ्टर द रेवोल्यूशन? की पॉलिसीज, रेवोल्यूशन के बाद में उसने सबसे पहले क्या चेंज करा? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस के नाम से भी ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। सबसे पहले उसने क्या करा? सारे के सारे इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करा, अब किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज प्राइवेट नहीं रहेंगी। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करा, जिन गरीब किसानों के पास में ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन दिलवाई, और खुद को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अलग करा ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिट्सवॉक 1918 के अंडर में। 1918 में 1921 तक रशिया में सिविल वॉर क्यों चले? सबसे पहले जो इनके बीच के जो कंपोनेंट्स थे वो थे रेड कौन? बॉल्शविक। वाइट कौन? एंटी बॉल्शविक। किन के बीच में लड़ाई चल रही थी? ऐसे लोगों के बीच में जो तो खुद तो बॉल्शविक वाले लोग यानी रेड कलर से रिप्रेजेंट किए गए, जो बॉल्शविक के अगेंस्ट में थे वो वाइट से रिप्रेजेंट किए गए। फॉरेन कंट्रीज सपोर्टेड वाइट्स, और जो फॉरेन कंट्रीज थी वो वाइट को सपोर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि जो लेनिन था ना उसकी जो थिंकिंग थी वो बाकी देश वालों को अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता था अगर ऐसी थिंकिंग हमारे देश के लोगों के पास आ गई तो वो भी ऐसी क्रांतिकारी बातें करेंगे, तो वो वाइट लोगों को सपोर्ट करते थे। लेकिन अंत में हुआ क्या? बॉल्शविक जीता एंड स्ट्रेटन दिया रूल, और अपना रूल और पक्का कर लिया। वॉर कम्युनिज्म क्या होता है? जब गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ फूड एंड इंडस्ट्रीज, जब सरकार पूर्ण रूप से खाने और इंडस्ट्रीज पे टेकन ओवर करे। पीजेंट्स फोर्स टू गिव फूड टू द आर्मी, और पीजेंट्स को मजबूरी में किसको देना पड़ता है खाना? आर्मी को देना पड़ता है। एंड लेड टू फेमाइन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके कारण से क्या हुआ? बहुत बुरा फेमाइन, भुखमरी फैल गई चारों तरफ और इकोनॉमिक आर्थिक दिक्कतें होने लगी। जो लेनिन ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो लेके आया था 1921 में, उसकी क्या विशेषता है? तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लेनिन इन 1921। इसके अंदर में प्राइवेट ओनरशिप लिमिटेड हो जाएगी, जिससे आर्थिक इकोनॉमी बूस्ट कर दी जाएगी और इससे रशिया भुखमरी से बच जाएगा। विमेन का क्या रोल रहा है रशियन रेवोल्यूशन में? सबसे पहले बेटा दे वर्कड इन फैक्ट्रीज एंड फार्म्स, ओवर टाइम करती थी। उन्होंने भी कई सारे प्रोटेस्ट किए हैं, वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, एंड उनको इक्वल राइट्स मिला रेवोल्यूशन के बाद में। रशियन रेवोल्यूशन का दुनिया भर पे क्या इंपैक्ट है? इससे मोनार्की खत्म हुई, राजा रानी का रूल रशिया में खत्म हुआ, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी वर्ल्ड वाइड हुई, और इससे यूएसएसआर जो कि उस टाइम के रशिया को बोला जाता था उसका फॉर्मेशन हुआ। स्टालिन पावर में कैसे आया? इसके बाद में भाई लेनिन के बाद में कौन आया? स्टालिन आया। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। जो स्टालिन आया उसने सभी राइवल्स को हटा दिया और खुद लीडर बन गया और उसने डिक्टेटरशिप चालू कर दी। उसकी पॉलिसीज क्या थी? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान्स लेके आया, 5-5 साल के प्लान्स लेके आया, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज का विकास हो। ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म, इसमें क्या था? कोई प्राइवेट फार्मिंग नहीं करेगा, सारे किसान जो होंगे वो मिलजुल कर खेती करेंगे और जो कुछ आएगा उसका प्रॉफिट क्या करेंगे? सरकार को कुछ इंडिविजुअल टैक्स देने के बाद में अपना सारा का सारा गेन आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये वो पॉलिसी लेकर आया था और जोर जबरदस्ती क्या करवाता था?
फोर्सफुली ये काम करवाता था, जिनको गुलाग्स कहते हैं, फोर्स्ड लेबर कैंप्स, याद रखिएगा गुलाग्स कहते हैं इन्हें। कैसे रशियन रिवॉल्यूशन ने दुनिया भर को इंस्पायर करा? इट इनकरेज सोशलिस्ट मूवमेंट ग्लोबली, इससे सोशलिस्ट का मूवमेंट दुनिया भर में फैला। कम्युनिज्म की भावना चाइना, क्यूबा, वियतनाम तक गई और इसके बाद में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब है जहाँ पे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, बस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या डिफरेंस है? कैपिटलिज्म के अंदर में बेटा जो ओनरशिप होती है वो होती है प्राइवेट के हाथों, और जो सोशलिज्म होता है उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप होती है समाज के हाथों में। सोशलिज्म वाले लोग जो होते हैं वो समाज का पहले सोचते हैं, वेलफेयर पहले सोचते हैं, और कैपिटलिस्ट वाले अपना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया का नाम। ये पहला कम्युनिस्ट स्टेट नेशन था। ये स्टेलिन आफ्टर लेनिन के द्वारा बनाया गया। रशियन रेवोल्यूशन की लेगेसी क्या है? इसने वर्कर राइट्स मूवमेंट चलाया दुनिया भर में। इसमें राज्य भी इकोनॉमीज को संभाल सकता है ये दिखाया, और कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग की। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। व्हाट वर द कंडीशंस इन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी 1918 में बुरी तरीके से हारने के बाद में आर्थिक और राजनीतिक क्राइसिस आ गए। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हार्श पेनल्टीज़ के रूप में उनके ऊपर इम्पोज की गई। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे थी, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, और जो वीएमआर रिपब्लिक थी उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत वीक गवर्नमेंट थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर में क्या क्या था? सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर में सारा का सारा वॉर का जिम्मा जर्मनी के सिर पे थोप दिया गया। उनके ऊपर 6.6 बिलियन पाउंड्स का कर्जा यानी कि ड्यू चला दिया गया। कई सारी टेरिटरीज उनके पास से चली गई, कई सारी कॉलोनीज उनके पास से चली गई। उनकी मिलिट्री रिड्यूस कर 1 लाख सोल्जर्स की कर दी गई। वीएमआर रिपब्लिक क्या है? वीएमआर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि 1990 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया उसके बारे में बनी, आफ्टर काइजर्स अब्डिक्शन, जब जर्मनी का राजा भाग गया। ये वीक और काफ़ी अनपॉपुलर थी क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पर इन्होंने साइन किए थे। जिन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पर साइन किए थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स बुलाया जाता है। इनके सामने आर्थिक क्राइसिस आई और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हुए। 1929 में दुनिया भर में क्या हुआ? इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ जिसका बहुत गहरा असर जर्मनी पे पड़ा। बेरोज़गारी चरम सीमा पे थी, 6 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए, बिजनेस तबाह हो रहे थे और महंगाई बढ़ती चली जा रही थी। इससे वीएमआर रिपब्लिक पर लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा उमड़ रहा था। हिटलर कैसे पावर में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिटलर ने बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा चलाए, स्पीचेस दी जिससे उसे सपोर्ट मिला। उसने जर्मनी की प्राइड को वापस लाने का प्रॉमिस किया और अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्रिटिसाइज़ किया और नाजी पार्टी के थ्रू उसे पॉपुलैरिटी मिली। नाजी की क्या आइडियोलॉजी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो खुद को सुप्रीम मानते थे। दे कंसीडर देमसेल्व्स एज अ मास्टर रेस। एंटीसेमिटिज्म, क्योंकि वो खुद को ज्यूज़ के हेटर्ड भी मानते थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलिटरिज्म का इस्तेमाल करना और ज़मीन को बढ़ाना, दूसरे की ज़मीन को हड़प कर। डिक्टेटरशिप यानी वन पार्टी का रूल मानते थे। डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा का क्या रोल था? उन्होंने पोस्टर, रेडियो, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स से नाजी आइडिया को फैलाया। जोसेफ गिबल्स नाजी प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करता था। हिटलर यूथ प्रोग्राम चलाया गया जिससे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनेबलिंग एक्ट क्या है? 1933 में आया हुआ। इस एक्ट के बाद में हिटलर के पास में बिना पार्लियामेंट के रूल करने की पावर आ गई। हिटलर ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया सिवाय नाजी पार्टी के, और पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप देश में लागू कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। न्यूरमबर्ग लॉज क्या थे? व्हाट वर द न्यूरमबर्ग लॉज? स्ट्राइप जूस ऑफ सिटीजनशिप। इस लॉ के अंदर में जूस लोगों को सिटीजनशिप से हटा दिया गया। बैंड मैरिजेस बिटवीन जूस एंड नॉन जूस और जूस लोगों के बीच में शादी बैन कर दी गई। एंड जूस लॉस गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्रॉपर्टी। जूस लोगों के पास से गवर्नमेंट जॉब्स, प्रॉपर्टी छीन ली गई। व्हाट वॉज क्रिस्टन लॉट यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास? 9 to 10 नवंबर में नाजी लोगों ने अटैक किया जूस के घरों पे, दुकानों पे। मार्क द स्टार्ट ऑफ द वायलेंट परसेक्यूशन ऑफ जूस। यहीं से ही जूस के खिलाफ वायलेंट एक्ट शुरू हो गए। हाउ डिड हिटलर वायलेट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने कैसे वायलेट की भाई? हिटलर के द्वारा। उसने जर्मन की मिलिट्री रिबिल्ड कर दी। उसने ग्रीनलैंड जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर में उनसे ले लिया गया था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसने ऑस्ट्रिया को छीन लिया एंड चेकोस्लोवाकिया भी अपने अंडर में ले लिया। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी के क्या फ़ायदे थे? हिटलर की एक्सपेंशन पॉलिसी थी। वो ये सोचता था कि मैं अपने देश में डेवलपमेंट करने से अच्छा जो डेवलप देश है उनको अपने अंडर में कर लूँगा। वो सभी जर्मन्स को नाजी रूल के अंदर लाना चाहता था और इसी कारण से वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ।
हॉलोकॉस्ट क्या होता है? बड़े लेवल पर नरसंहार, लोगों की मृत्यु जिसमें ज्यूस, डिसेबल्ड लोग और माइनॉरिटीज़ को मार दिया गया। कई सारे लोगों को सड़ने के लिए और ज़िंदगी आगे की बिताने के लिए कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया और 6 मिलियन जूस लोगों को इसके अंदर टोटल मारा गया। वर्ल्ड वॉर 2 कैसे शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड को इन्वेट करा, 1 सितंबर 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी के ऊपर में। ऐसे वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग हुई। हाउ डिड हिटलर कंट्रोल यूथ इन नाजी जर्मनी? जो हिटलर है वो नाजी जर्मनी की यूथ को कैसे कंट्रोल करता था? हिटलर यूथ ट्रेंड बॉयज़ फॉर द मिलिट्री। हिटलर के जो यूथ ट्रेनिंग कैंप थे वो बॉयज़ को मिलिट्री की ट्रेनिंग देते थे। लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स टॉट गर्ल्स नाजिल आइडियल्स। लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स के अंदर में लड़कियों को एक अच्छी हाउसवाइफ बनना सिखाया जाता था। एजुकेशन सिस्टम को वापस से रीरोट किया गया जिसमें हिटलर को ग्लोरीफाई किया गया और ज्यूस लोगों को एक बुरे, एक ईवल आई के रूप में बताया गया। विमेन का क्या रोल था नाजी जर्मनी में? दे वर एक्सपेक्टेड टू बी हाउसवाइफ एंड मदर्स। उनको एक अच्छी हाउसवाइफ और मदर बनना सिखाया जाता था। और चिल्ड्रन, किचन एंड चर्च, ये 3 चीज़ें उनको प्रमोट की जाती थी। और जो हेल्दी बेबी पैदा करते थे उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता था। हिटलर का डाउनफॉल कैसे आया? सबसे पहले हिटलर, जर्मनी लॉस्ट मेजर बैटल्स। जर्मनी बड़े बड़े बैटल्स हारा, जैसे स्टालिनग्रेड पे, डी डे पे। एलाइज इन्वेटेड बर्लिन। जो एलाइज थे वो बर्लिन पे आ गई। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। और हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया 30 अप्रैल 1945 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी का क्या हुआ? जर्मनी डिवाइड हो गया ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स पनिश्ड नाजी लीडर्स। एक बड़ा ट्राइब्यूनल बैठा जिसमें पनिश किया गया नाजी लीडर्स को और इससे कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। नाजिज्म का जर्मनी पे क्या इम्पैक्ट है? कई सारे मिलियन लोग इसमें मारे गए। जर्मनी बिकेम डिवाइडेड कंट्री एंड डिक्टेटरशिप एंड हुई और डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। क्या सीख सकते हैं हम नाजी जर्मनी से? कि डिक्टेटरशिप और रेसिज्म बहुत डेंजरस है, डेमोक्रेसी की क्या अहमियत है और ह्यूमन राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल पीस की और कॉर्पोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड कितना है? इंडिया का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लॉन्जिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है? इंडिया का टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। इंडिया की टोटल पानी का इलाका यानी कि पानी के किनारे वाली एरिया कितना, लेंथ कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें आइलैंड भी इंक्लूडेड हैं। इंडिया के आसपास की ऐसी कंट्री जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं: पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया को कितनी वाटर बॉडीज़ ने घेर रखा है? इसलिए इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री भी कहते हैं। वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, याद रखिएगा। इंडिया का जो टाइम का मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया से हम कहते हैं, वो 82.5 डिग्री पे ईस्ट पे पास होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है। ये इंडिया का IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। 2 घंटे का गैप क्यों है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अर्थ 1 डिग्री में 4 मिनट कवर करती है। इंडिया का जो वेस्ट और ईस्ट पार्ट है उसके बीच में लगभग 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री का मतलब है 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का गैप। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उगता है, गुजरात में 2 घंटे बाद। इस गैप को ठीक करने के लिए ऊपर जो हमने पढ़ा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के द्वारा बनाया गया है। 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये लगभग इंडिया के सेंट्रल से पास होती है और इसी कारण से हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम नहीं होते। इंडिया की पोजीशन पॉपुलेशन के हिसाब से बताइए। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद में। इंडिया की जो लोकेशन है वो क्यों बेनिफिट है इंडिया के ट्रेड के लिए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंडिया पहली बात तो एशिया के लगभग सेंट्रली लोकेटेड है। इंडिया शिपिंग रूट्स के पास है, जैसे स्यूज कैनाल हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, और ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है व्यापार के थ्रू। इंडिया का जो क्लाइमेट है इंडिया की लोकेशन के कारण से कैसे इफेक्ट करता है? इंडिया ओशियन से कनेक्टेड है, सराउंडेड है 3 जगहों से, इसलिए यहाँ पे मानसून हवाएं चलती हैं जो कि बारिश लेके आती हैं। इंडिया में जो हिमालयाज़ हैं वो बैरियर का काम करते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। नॉर्थ में टेम्परेट जोन लेकर जाती है और साउथ में ट्रॉपिकल जोन लेके आती है। ये 8 स्टेट, ये याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। इंडिया का सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार पे आता है। ये 2004 की सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है।
व्हाट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न मोस्ट है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न मोस्ट है ग्वारमोती गुजरात में। इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है कोस्ट लाइन के हिसाब से? इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। इंडियन ओशियन का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? ये एक ऐसी कंट्री है जिसका भाई हमारी कंट्री के नाम पे इंडियन ओशियन का नाम रखा हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं और ये नेवल सिक्योरिटी यानी कि जो जल सेना है उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी प्रोवाइड करती है। इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप के नाम बताइए। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया एक बहुत लगभग बड़ी कंट्री है, कॉन्टिनेंट जितनी होती लगभग एक, और इसमें बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल पार्ट्स हैं। यहाँ पे कई सारे नेचुरल बैरियर्स हैं जैसे कि हिमालयाज़ और इंडियन ओशियन, और यहाँ का क्लाइमेट बड़ा ही अलग है, कल्चर अलग है, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट है। इंडिया का साइज़ एंड लोकेशन बाकी कंट्री से उसका रिलेशन कैसे डिटरमाइन करता है? इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी मिला जुला कल्चर और हिस्टोरिकल टाइज हैं अपने पड़ोसियों देश से। हमें स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स मिलते हैं एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, और हमारी कई सारे देशों के साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी कनेक्टेड है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया के बीच में। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया? इंडिया में क्या क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन है? पहला हमारे इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स हैं, नर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड है। ये जो हिमालयन माउंटेन्स है इसके फीचर्स पढ़ने हैं, इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको। नर्दर्न प्लेन्स में क्यों बेस्ट रहता है भाई? यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, और हमारे इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड जगहें हैं वो नर्दर्न प्लेन्स ही होती हैं। इसमें खादर और भांगर के बारे में पता रखना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 भागों में है, एक है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। इसमें वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन पढ़ना है, और सेंट्रल हाईलैंड में हमें मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। इंडियन डेजर्ट्स अकेली ऐसी रिवर जो इंडियन डेजर्ट से आती है उसका नाम है लूनी रिवर। इंडियन डेजर्ट भाई गर्म होते हैं, ऑब्वियस बात है, और इंडियन डेजर्ट में ड्राई रहता है, एरिड सॉइल होती है। कोस्टल प्लेन्स में हम कोस्टल प्लेन्स के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोरोमंडल के बारे में पढ़ेंगे, नर्दर्न किर्कस के बारे में पढ़ेंगे, कांडला एरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइलैंड्स की बात करेंगे, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इंडिया का ये फिजियोलॉजिकल फीचर कैसे बना? तो सबसे पहले टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण से और जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण से, जो कि मिलियन ईयर्स में हुए हैं। कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोशियन प्लेट्स। इंडिया एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो कि टूटकर कोलिजन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट का, जिससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। रिवर्स और विंड्स से हमारे यहाँ के प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट को शेप मिली। हिमालय की 3 रेंजेस के बारे में बताइए। पहला है हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, याद करिए। पॉइंट कीवर्ड आपको याद करा रहे हैं। ये हाईएस्ट है इसका साइज़, ये स्नो से कवर होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट पीक जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पाई जाती है। ये ग्रेनाइट का बना हुआ होता है, और इसके अंदर में ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, जो कि हमारे लिए रिवर्स बनाते हैं। इसके अलावा है हमारे पास लेसर हिमालयाज, जिसको हम मिड हिमालयाज भी कहते हैं, जो कि फॉरेस्टेड इलाका है। इसमें हिल स्टेशंस होते हैं जैसे शिमला और मसूरी। शिवालिक ये फुट ऑफ द हिमालयस पे कहा जाता है। ये आउटर मोस्ट रेंज है और ये लूज सेडिमेंट्स की बनी हुई होती है। इसमें दुन्स देखने को मिलते हैं जैसे कि देहरादून। हिमालय के सिग्निफिकेंस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हिमालय के क्या फ़ायदे हैं भारत के लिए? ये हमारे लिए नेचुरल बैरियर का काम करता है, जो कि हमें ठंडी हवाओं से और इन्वेजन से बचाता है, जैसे चाइना वगैरह अंदर नहीं आ सकते। हमारे देश के लिए रिवर्स को जनरेट करता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं, और ये हमारे देश के इन्फ्लुएंस करता है हमारे देश में मानसून क्लाइमेट को। नर्दर्न प्लेन्स के कितने डिवाइड हैं? तो पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। फीचर्स बताइए नर्दर्न प्लेन्स के। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स होती हैं रिवर्स के द्वारा, इसलिए ये फ्लैट एंड फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चर अच्छा होता है। और यहाँ पे द्वाप्स पाए जाते हैं, यानी 2 रिवर्स के बीच का जगह, एंड फ्लड प्लेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाता है। नर्दर्न प्लेन्स के जो कुछ टाइप्स हैं जैसे भाबर, तेराई, खादर, भांगर। तो भाबर क्या है, तेराई क्या है? भाबर नैरो बेल्ट होती है, शिवालिक के नीचे शुरू हो जाती है, यहाँ पे रिवर डिसअपियर्स हो जाती है अंडरग्राउंड में और बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। तेराई आगे चलकर गीली और माशी दलदली इलाके को कहते हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के क्या फीचर्स हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये ओल्डेस्ट लैंड मास हैं जो कि गोंडवाना लैंड से बने थे। ये इग्नियस रॉक के बने होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक के बने होते हैं, इसलिए इसमें खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लेयर दर लेयर करके बने हैं।
और ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पहले उठे हुए होते हैं और फिर ऊपर की तरफ में फ्लैट होते हैं। 2 मेन डिवीजन जो है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के वो हैं सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डीकन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स और डीकन प्लेट्यू में डिफरेंस बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में है, जिसमें मालवा प्लेट्यू पाया जाता है। डीकन प्लेट्यू नर्मदा के साउथ में है, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से बॉर्डर्ड है। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में डिफरेंस बताइए। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, हायर है और इसमें ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, और इसकी हाईएस्ट पीक है अनाहमड़ी। और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जो हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, यानी ब्रेकिंग होते हैं, थोड़े साइज में छोटे होते हैं, एंड हैव रिवर्स फॉर्मिंग डेल्टास। इनके रिवर्स में डेल्टास बनते हैं। कृष्णा गोदावरी इसकी मेन रिवर्स के नाम है, और इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, ये याद रखिएगा। इंडियन डेजर्ट के फीचर्स बता दीजिए। तो इंडियन डेजर्ट लोकेटेड है राजस्थान में, जहाँ पे थार डेजर्ट है। यहाँ पे सैंडी टेरेन्स होते हैं, बारिश कम पड़ती है, 150 mm से भी कम, बहुत गर्म दिन होते हैं और सर्दी भरी यानी ठंडी रातें होती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सैंड ड्यूज होते हैं और सूखी रिवर जैसे कि लूनी रिवर पाई जाती है। कोस्टल एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपके। कोस्टल एरियाज़ की खासियत बताइए। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये थोड़े पतले होते हैं, ये 2 भागों में डिवाइड है। याद रखिएगा नाम, कोंकण, कन्नड़ और मलबार कोस्ट, याद कर लीजिए अच्छे से। ईस्टर्न कोस्ट कौन से होते हैं, जो कि थोड़े चौड़े होते हैं, जिसमें कोरोमंडल और नर्दर्न किर्कस आते हैं। मेजर डेल्टास कौन से हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्ण और कावेरी डेल्टा। लगून्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल दीजिए। शैलो कोस्टल वाटर बॉडीज, शैलो मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, सेपरेटेड बाय सैंड बार्स, और बीच बीच में क्या होते हैं इनके सैंड बार्स होते हैं, जैसे शिल्का लेक हो गया उड़ीसा में, पुलिकेट लेक हो गया और वबंदन लेक हो गया केरला में। 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स बताइए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। डिफरेंस बताइए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, देखो कितने कीवर्ड से तैयार हो जाएगा। अंडमान निकोबार वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के जाने जाते हैं, लार्जर होते हैं, इसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट है और ज़्यादातर लोग इसमें ट्राइब्स होते हैं। लक्षद्वीप के अंदर में कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, ये थोड़ा छोटा है और यहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन होती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। इंडिया में जो इतने सारे फिजिकल फीचर्स के फ़ायदे क्या हैं। इससे अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, क्लाइमेट और मानसून पर असर पड़ता है। इससे नेचुरल सोर्स कई सारे मिल जाते हैं हमें, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कैसे इंडिया के लैंडफॉर्म्स को शेप करती हैं। सबसे पहले इरोजन और डिपोजिशन के कारण से फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। हिमालयन रिवर्स के कारण से एल्यूवियल प्लेन बनते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स के कारण से प्लेट्यूज एंड वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं। वाई इज़ द इंडो गैंजेटिक प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड। नर्दर्न प्लेन्स पर ज़्यादातर लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है और यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई अवेलेबल है नदियों से। ये फ्लैट होते हैं, जिसमें घर बनाना आसान है और ट्रांसपोर्टेशन आसान है। हाउ डज इंडियाज़ फिजिकल जोग्राफी ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस इट्स इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डालता है, ये एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है इस साल के पेपर के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर इन प्लेन्स एंड फॉरेस्ट्री इन माउंटेन्स, फिशिंग इन कोस्ट। एग्रीकल्चर सपोर्ट होता है प्लेन्स एरिया में, फॉरेस्ट्री माउंटेन्स पर, फिशिंग इन कोस्ट। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज प्लेट्यूज में मिलते हैं भाई हमें, और टूरिज्म के लिए हिल स्टेशन जैसे हिमालयाज, डेजर्ट एंड आइलैंड्स फेमस हैं। हिमालय कैसे असर डालता है हमारे क्लाइमेट पर, ठंडी हवाओं को ब्लॉक करता है, मॉनसून की विंड्स को बारिश लाने के लिए मजबूर करता है और डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर है ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज सिस्टम किसी जगह के रिवर सिस्टम को कहते हैं। द एरिया ड्रेन बाय रिवर, जो एरिया ड्रेन किया था रिवर के द्वारा, उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कौन से हैं। पहला है हिमालयन रिवर्स, याद करिएगा डिफरेंस। हिमालयन रिवर्स सदाबहार पानी वाली हैं, इसमें हर वक्त पानी रहता है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल रिवर्स होती हैं, हर वक्त पानी नहीं रहता। गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। 3 मेजर बेसिन बताइए इंडिया के। तो इंडस रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, इनकी जगह दे रखी हैं। गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है। राइट बैंक पर पड़ती है यमुना एंड सन, लेफ्ट पर पड़ती है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की इंपॉर्टेंस बताइए। ये लार्जेस्ट डेल्टा है दुनिया का, सुंदरबन डेल्टा। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का होम है
और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ मिलते हैं, और यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। इंडस रिवर्स की मेन ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। इंडस रिवर्स जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान दोनों से पास होती हैं, और झेलम, शेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र असम पर कैसे इफेक्ट डालता है? असम के अंदर में फ्लड्स मानसून के समय पे बारिश होने के कारण से, इसी कारण से आती है। एंड फॉर्म्स रिवर आइलैंड्स लाइक मजूली, जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है दुनिया का। व्हाट इज रिवर रेजुविनेशन? व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स इरोडिंग इट्स बेड अगेन ड्यू टू टेक्टोनिक एप्लिफेंट्स। फॉर एग्जांपल, हिमालय की जो रिवर है वो वैलीज को काटती चली गई हैं, इसे रिवर रेजुविनेशन कहते हैं। नेम द इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स और उसके फीचर्स बताइए। तो देखिए, गोदावरी, गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कृष्ण, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट है, जो कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। कावेरी, जो कि फर्टाइल डेल्टा से बनती है तमिलनाडु के। और नर्मदा, तापी, ये वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं अरेबियन सी में। वाटर डिवाइड क्या होता है? ऐसी ज़मीन जो दो पानी के बीच में, ड्रेनेज के बीच में सेपरेट हो जाती है, यानी दो बेसिन के बीच में जो इलाका होता है उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। ये कभी कोई माउंटेन भी हो सकता है, कोई प्लेट्यू भी हो सकता है, दो रिवर ऐसे बीच में बह रही होती हैं। दो प्रकार की लेक्स बताइए। तो इंडिया में एक तो नेचुरल लेक्स है, जैसे कि डल लेक हो गई, शिल्का लेक हो गई, वुलाल लेक हो गई। वुलाल लेक का याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। आर्टिफिशियल लेक जैसे कि गोविंद सागर भाखड़ा डैम में, और हीराकुंड उड़ीसा में। ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? ऑक्सबो लेक यू शेप की ऐसी ऐसी बहने वाली लेक्स होती हैं, तो इनको ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। तो यू शेप्ड लेक्स फॉर्म्ड बाय रिवर चेंजेस कोर्स, उसे हम, ये गंगा प्लेन्स में बहुत कॉमन है। लगून्स हम ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली ऊपर पढ़ चुके हैं। वाई आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी डिफरेंट? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डिफरेंट क्यों होती हैं? पहली बात तो अरेबियन सी में जा रही हैं, ज़्यादातर रिवर्स तो बे ऑफ बंगाल जाती हैं, ये अरेबियन सी में जाती है, और उनके डेल्टाज नहीं बनते, ये एस्चुरीज बनाती हैं। What are the inland drainage rivers? Rivers that do not reach the sea. वो रिवर्स जो सी तक नहीं पहुंचती, एंड इन लेक्स एंड डेजर्ट, या लेक्स एंड डेजर्ट में एंड हो जाती हैं, जैसे लूनी रिवर इन राजस्थान। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिवर्स की क्या अहमियत है इंडिया के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स होते हैं, इरीगेशन का सोर्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को सपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड के लिए ज़रूरी हैं। रिवर पॉल्यूट कैसे हो रही है? इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डालकर, प्रॉपर सीवेज वाटर को ट्रीट ना कर कर उसमें डालकर, और एग्रीकल्चर से जो बहता है पानी, जैसे ज़मीन में फर्टिलाइजर्स डाले, उससे बहने के बाद में वो पानी में जाते हैं, जिससे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं। सरकार ने क्या क्या एक्शन दिए इनको कंजर्व करने के लिए? गंगा एक्शन प्लान, नामनी गंगा प्रोग्राम, क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बिफोर डिस्पोजल, स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। व्हाट आर द मेजर रिवर्स इंडिया, मेजर रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया? कावेरी रिवर डिस्प्यूट, कृष्णा गोदावरी वाटर शेयरिंग इशू, एंड इंडस वाटर ट्रीटी। ये रिवर्स के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फटाफट से आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे सिर्फ आपको सिर्फ यही पढ़ना पड़े और आप इन्हें पूरे पूरे आंसर्स लिख दें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट है क्या? क्लाइमेट वेदर से कैसे डिफरेंट है? क्लाइमेट एक बहुत बड़े एरिया का बहुत लंबे समय तक के एवरेज वेदर कंडीशन को कहते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान में कभी भी बारिश नहीं पड़ती, राजस्थान में गर्मी है लेकिन वहाँ बारिश भी पड़ जाती है, लेकिन डेली नहीं पड़ती। तो वहाँ का जो एवरेज वेदर कंडीशन है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, जो कि लंबे समय तक के लिए निकाला जाता है। वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी एक पर्टिकुलर टाइम की, किसी जगह की। जैसे आज के दिन में ही पूरे दिन में अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग प्रेशर होगा, उसको हम वेदर कहेंगे। वेदर डे टू डे चेंज होता है, आर के हिसाब से चेंज होता है। क्लाइमेट 30 साल, 20 साल, 50 साल के बाद में चेंज हो सकता है। मेन फैक्टर्स क्या हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट पर असर डालते हैं? सबसे पहले इंडिया का लैटीट्यूड। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इंडिया के पास में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम की लाइन पास होती है, जो कि इंडिया का जो जोन है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन बनाती है, जिससे हमारे यहाँ पे टेम्परेचर पे असर पड़ता है। दूसरा एल्टीट्यूड, हमारे यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड के एरियाज़ हैं, जैसे कि हिमालयाज जो कि ठंडे हैं, और प्लेन एरिया हॉटर है। नेक्स्ट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इंडिया का क्लाइमेट मानसून विंड्स के द्वारा क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब समझिए, जो सूरज है, ये ज़मीन है, और ये पानी है। गर्मियों के समय में ज़मीन जल्दी गर्म होती है, और यहाँ की जो हवा है वो गर्म होने के कारण से ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। और यहाँ की जो हवा रहती है वो ठंडी है,
जिससे यहाँ हाई प्रेशर बनता है। हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज़ें मूव करती हैं, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर मूव करना शुरू कर देती हैं, तो जिस कारण से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज़ जैसे मुंबई और चेन्नई में क्लाइमेट मॉडरेट है, लेकिन इनलैंड एरियाज़ में बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, गर्मी ज़्यादा गर्म है, सर्दी ज़्यादा ठंडी है। तो इट मीन्स ओवरऑल क्लाइमेट को कंट्रोल करने के मेजर फैक्टर्स क्या है? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर विंड्स, ओशन करंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ फीचर यानी कि ऊंचाई कितनी है, नीचाई कितनी है, ये सब। व्हाट इज़ मानसून? मानसून क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मानसून को हम लोग कई बार बारिश सोचते हैं, बारिश नहीं है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स दैट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन समर्स। भाई हमारे यहाँ पर गर्मी अपने टाइम पे आ जाती है, सर्दी अपने टाइम पे आ जाती है, बारिश अपने टाइम पे आ जाती है, ये मानसून विंड्स के कारण से हो रहा है। तो सीजनल रिवर्सल कहते हैं एक विंड का बार बार रिवर्स होना ना, जो कि बहुत हैवी रेनफॉल लाता है, उसे मानसून कहा जाता है। इसका अरेबिक वर्ड है मौसीम, जिसका मतलब होता है सीज़न। इंडिया में कितने सीजन्स हैं? तो इंडिया में पहला विंटर सीज़न है, दिसंबर से फरवरी तक चलता है, कोल्ड है और ड्राई वेदर है, याद करिए। समर मार्च से शुरू होता है मई तक, हॉट है, ड्राई है और लू नाम की इसमें हवा चलती है, जो कि गर्म हवा मानी जाती है। नेक्स्ट मानसून। मानसून जून से शुरू होता है, सितंबर तक चलता है, जो कि हैवी रेनी सीजन है साउथ वेस्ट मानसून के कारण से। नेक्स्ट है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून अक्टूबर से नवंबर तक होता है, इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, ऊपर वाले को एडवांसिंग मानसून कहते हैं, जिसमें क्लियर स्काई होते हैं और मिल्ड वेदर होता है। इसमें अक्टूबर हीट जैसी कंडीशन भी आती है। साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांचेस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है अरेबियन सी ब्रांच, यानी कि हमारे इंडिया में जब मानसून हवा एंटर करेगी तो एक तो अरेबियन सी की तरफ निकल जाएगी, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ निकल जाएगी। तो अरेबियन सी ब्रांच ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू वेस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द गंगा प्लेन्स, ये याद कीजिए अच्छे से। रिट्रीटिंग मानसून क्या है? अकर्स इन अक्टूबर नवंबर व्हेन मानसून विंड्स विदड्रॉ, जब वो वापस जा रही होती है, क्लियर स्काई होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है और साइक्लोन्स आते हैं कोस्टल एरिया में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेट स्ट्रीम क्या है? अपर एटमॉस्फेयर में बहने वाली तेज़ हवा की करंट्स, इससे मानसून पे असर पड़ता है एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? साइक्लोन आ जाना मेडिटेरियन सी में, जो कि हमारे यहाँ पर विंटर रेनफॉल लेकर आता है नॉर्थ इंडिया में। इंडिया की कुछ लोकल विंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लू हॉट ड्राई समर विंड है, जो कि नॉर्थ इंडिया में चलती है। काल वैसाखी, ये प्री मानसून थंडरस्टॉर्म है, थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान है, इसमें हेल स्टॉर्म भी होते हैं, बंगाल में होता है, इसलिए इसको कल वैसाखी कहते हैं। मैंगो शावर अप्रैल के टाइम पे होते हैं, जो कि मैंगो के पकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साउथ इंडिया में होता है ये। मौसिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल क्यों होती है? मेघालय में मौसिनराम नाम की जगह है, इन द पाथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल के रास्ते में आती है मानसून ब्रांच की। ये हिल से सराउंडेड है, इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की बारिश सर्दी में क्यों होती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण से, क्योंकि जाता हुआ मानसून रिट्रीटिंग मानसून में कई सारा मॉइस्चर पिकअप हो जाता है बे ऑफ बंगाल से, जिसके कारण से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। राजस्थान ड्राई क्यों है मानसून रीजन होने के बावजूद भी? लाइज इन द रेन शेडो एरिया, अरावली हिल्स के दूसरी तरफ, यानी एक तरफ तो बारिश पड़ जाती है पर्वत के, दूसरी तरफ नहीं पड़ती, उसको रेन शेडो एरिया कहते हैं। इसलिए मानसून विंड डू नॉट राइज लीडिंग टू लो रेनफॉल, जिसके कारण से वहाँ पे मानसून विंड्स नहीं आती, जिससे बारिश कम पड़ती है। एल नीनो इफेक्ट के कारण से इंडियन मानसून पर क्या असर पड़ता है? एल नीनो क्या है? अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन वाटर का ज़्यादा गर्म हो जाना, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर पर असर पड़ता है, क्लाइमेट पर असर पड़ता है, जो अभी मैंने ऊपर बात बताई थी। इससे मानसून वीक हो जाता है, यहाँ पे सूखा पड़ता है और पूरा साल ज़्यादातर ड्राई जाता है इंडिया में। व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया? पहला हैवी रेनफॉल, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है। मॉडरेट रेनफॉल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। लो रेनफॉल राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? मानसून सपोर्ट एग्रीकल्चर, जो कि मेन सोर्स है इरीगेशन का, सिंचाई का। इट रिफिल्स रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर। इट इन्फ्लुएंस फेस्टिवल्स एंड इकोनॉमी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मानसून? पहली बात तो ये इरेटिक यानी अनइवन है, कुछ एरिया में ज़्यादा बारिश पड़ती है, कुछ में कम पड़ती है। ब्रेक्स इन मानसून, पीरियड्स ऑफ नो रेनफॉल बिटवीन हैवी शावर्स, कभी कभी बीच में ब्रेक होता है। लेट अराइवल एंड अर्ली विड्रॉल अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, कभी कभी लेट आने से या जल्दी आने से एग्रीकल्चर पर असर पड़ता है। इंडिया क्लाइमेट एरिया वाइज एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लाइमेट ही उस जगह के जगहों के रहन सहन को असर करता है। जैसे कि राजस्थान में हाउसेज विद थिक वॉल होते हैं, वाइट वॉश रूफ होती है क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है। कोल्ड एरिया में वुडन हाउस होते हैं। रेनी एरियाज जो होते हैं जैसे असम वगैरह,
यहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स होते हैं जैसे पानी ना टिके। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया, क्लाइमेट चेंज का भारत पे क्या असर है? इरेगुलर मानसून हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। व्हाट स्टेप कैन वी टेक टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? पेड़ लगाएं, डिफॉरेस्टेशन घटाएं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें और कार्बन का एमिशन कम कर दें, यानी पेट्रोल कोयला कम जलाएं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन किन कारणों से इफेक्ट करती है? पहला फिजिकल फैक्टर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उतार चढ़ाव कैसा है, पानी है या नहीं। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, रोजगार है या नहीं है, शहरीकरण है या नहीं है, फैक्ट्रीज है या नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक फैक्टर, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण से भी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन लैंड एरिया। याद करके आइए, पेपर में ज़रूर आएगा। किस स्टेट में सबसे हाई और लो पॉपुलेशन है? हाई डेंसिटी पॉपुलेशन बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह में। लो डेंसिटी पॉपुलेशन, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है जब बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो। नेगेटिव हो सकती है जब बर्थ रेट कम हो, डेथ रेट ज़्यादा हो। इंडिया की पॉपुलेशन फेजेस बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1901 से 1921 तक तो स्टैग्नेंट रही, यानी हाई बर्थ रेट रहा और डेथ रेट रहा। 1921 के बाद से 1951 तक स्टैग्नेंट का मतलब होता है कभी थोड़ा थोड़ा बढ़ना है, बिल्कुल ना बढ़ना। स्टडी का मतलब होता है 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। इसके बाद से पॉपुलेशन कभी नहीं गिरी, लेकिन इसमें इंप्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़ हुई, डेथ रेट कम हो गई। और 1951 के बाद दिक्कत आ गई, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होने के कारण से पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। सेंसस मतलब जनगणना, ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। सरकार हर 10 साल में पॉपुलेशन को काउंट करती है, उसे सेंसस कहते हैं। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। बर्थ रेट का मतलब है 1000 में से कितने लोगों का जन्म हुआ है एक साल के अंदर में। डेथ रेट मतलब 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु हुई है एक साल के अंदर में। माइग्रेशन क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना लोगों का। इंटरनल मतलब अपने ही देश के अंदर में। रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन भाई शहर में काम ढूंढने के लिए, है ना, और कुछ काम के लिए। इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज़ के बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइग्रेशन क्यों होता है? सबसे पहले पुश फैक्टर, गरीबी, बेरोजगारी, नेचुरल डिजास्टर, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, इनको पुश कर दिया जाता है इन कारण से दूसरे शहरों में, दूसरे देश में। पुल फैक्टर यानी खिंचाव वाला, शहर में बेटर जॉब्स होती हैं, एजुकेशन होती है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है, लाइफ अच्छा होता है। माइग्रेशन के प्रभाव क्या हैं? पॉजिटिव प्रभाव क्या है? जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रहन सहन का तौर तरीका अच्छा होगा। नेगेटिव प्रभाव क्या है? शहर बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड हो जाएंगे और प्रेशर होगा रिसोर्स के ऊपर में। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम कॉज बाय ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, हेल्थ केयर खराब होगा, पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। ये वाला ना आंसर आप याद कीजिएगा, इसको अच्छे से पॉइंट्स पर बनाकर लिखना है। सेक्स रेशियो क्या है? इन इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग 940 फीमेल्स थी, क्योंकि इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है ना, और लैक्स ऑफ विमेन एजुकेशन, विमेन को पढ़ाया लिखाया कम जाता है और मेल चाइल्ड की प्रेफर की जाती है, इसलिए लो सेक्स रेशियो है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर समझाइए। 0 to 14 को यंग पॉपुलेशन कहते हैं, 15 को 59 को वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, 60+ को एल्डरली पॉपुलेशन कहते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू द वर्किंग पॉपुलेशन, कितने लोग वर्किंग वालों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उस रेशियो को हम डिपेंडेंट रेशियो कहते हैं। लिटरेसी रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ पीपल एज 7 हु कैन रीड एंड राइट, 7 साल से ऊपर के वो लोग जो पढ़ लिख सकते हैं उसे लिटरेट कहते हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट 74% है, जिस 74% में से 82% मेल है, 65% फीमेल है। सरकार कैसे कंट्रोल करती है पॉपुलेशन पे? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू। सरकार ने इसके अंदर में कि हर फैमिली के अंदर में 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। काफ़ी सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। इसके थ्रू पॉपुलेशन पे कंट्रोल, रोकथाम की अवेयरनेस फैलाई है, इसके थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस अबाउट स्मॉल फैमिलीज़। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर में ये वाले पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से। अगर पॉपुलेशन बैलेंस रहती है तो क्या फ़ायदे मिलते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छी हेल्थ केयर मिल पाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास पीपल एज रिसोर्स। पीपल रिसोर्स का मतलब क्या है? पीपल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री।
व्हेन दे आर एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्दी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ये ज़्यादा वैल्यूएबल है नेचुरल रिसोर्स से। ह्यूमन कैपिटल में उनकी क्वालिटी देखी जाती है इंसानों की देश में। कैसे ह्यूमन कैपिटल बाकी रिसोर्स से अलग है? ह्यूमन कैपिटल में उसकी एजुकेशन, स्किल्स, हेल्दी पीपल आते हैं। लैंड एंड फिजिकल कैपिटल जो होता है, जैसे ज़मीन और रिसोर्सेज होते हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जाता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर से। ये डेप्रिशिएट होते हैं, ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू में गिरावट नहीं आती। हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से लिटरेसी रेट इंप्रूव होती है, जिससे जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और इनोवेशन आता है। इससे इनकम अच्छी होती है, जिससे नेशन की ग्रोथ होती है। हेल्थ में इन्वेस्ट करने से कैसे ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है? हेल्दी पीपल वर्क मोर एफिशिएंटली, क्वालिटी अच्छी होती है काम करने की। बर्डन कम हो जाता है ऑफ डिसीजेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस का, और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज ईयर्स ऑफ लिविंग बढ़ते हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में राइज होता है, ज़्यादा लंबे समय तक व्यक्ति काम कर सकता है। एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल में? इससे स्किल्स एंड नॉलेज डेवलप होती है, प्रोफेशंस क्रिएट होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एंड गरीबी और बेरोजगारी खत्म होती है। सेक्टर्स बताइए अलग अलग जिसमें लोग काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर जो इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, सर्विस देता है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बेरोजगार एक दिक्कत क्यों है बेरोजगारी इंडिया में? क्योंकि कई सारे एजुकेटेड लोगों को काम नहीं मिल रहा, लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। इससे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों के पास काम नहीं होता। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 वाला। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब किसी काम में लगे होते हैं, उसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भाई ज़मीन के ऊपर में 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग 10 किलो अनाज उगाते हैं साल भर में, 3 लोग, तीसरा आदमी आ गया, भाई अनाज अभी भी 10 किलो ही हो रहा है, क्योंकि ज़मीन में कोई क्वालिटी तो बढ़ नहीं जाएगी और टाइम भी उतना ही लगेगा। तो ये आदमी का होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस आदमी को पता नहीं है बेरोज़गार है, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्गाइज, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयड कहते हैं। सीजनल मतलब कुछ महीने तक काम नहीं मिलना फिर मिल जाना, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन से होते हैं? जो लोग पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझाइए। व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। फैमिली ऑफ 6 वर्किंग ऑन अ फार्म, लेकिन 3 की वास्तव में ज़रूरत थी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम काम ना मिलना। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट डिग्री मिलने के बावजूद भी काम ना मिलना। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैसे असर डालता है? इससे नेशनल इनकम कम होती है, गरीबी बढ़ती है, क्राइम रेट्स बढ़ते हैं और ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता है। हेल्थ केयर कैसे कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल में? हेल्दी वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्वालिटी वाइज काम करते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, जिससे वर्किंग डेज बढ़ जाते हैं और हेल्थ कॉस्ट कम हो जाता है अर्थव्यवस्था में। क्या क्या सरकार ने किया है इनके लिए? एजुकेशन हेल्थ के लिए पहले तो मिड डे मील चलाया है, जिससे स्कूल्स के अंदर में फ्री लंच प्रोवाइड होता है, जिससे एजुकेशन को इंकरेज मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 से 14 साल से बच्चों के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन है। वो यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब मुफ्त में एजुकेशन है बच्चों के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है गरीब लोगों को। विमेन की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है परिवार के लिए? एजुकेटेड विमेन परिवार की इनकम बढ़ाती हैं, बच्चे की हेल्थ को अच्छा करती हैं, रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी, भेदभाव खत्म करती हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देती हैं। भारत की लिटरेसी रेट क्या है? 74%, 82 मेल लिटरेट, 65 फीमेल लिटरेट। हाउ डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल? कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंड है? स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है और इनोवेशन इंटरप्रीन्योर्स आते हैं देश में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्योंकि ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, स्मॉल फार्म्स में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती और वर्कर्स कुड बी एम्प्लॉयड इन अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो दूसरे काम में आ सकते थे लेकिन नहीं करते। कैसे बेरोजगारी खत्म की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को इंकरेज कीजिए, छोटे छोटे व्यापारियों को बढ़ाइए, एजुकेशन अच्छी दीजिए जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन मार्केट और नॉन इकोनॉमिक एक ही बात है। ऐसी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी जिसमें इनकम जनरेट ना हो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये ज़्यादातर सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है और बदले में अपनी सैलरी ले रहा है तो वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन यही टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो ये होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गरीबी क्या है?
एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोग अपना बेसिक नेसेसिटी नहीं अर्न कर पाते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और हेल्थ केयर। पोवर्टी कैसे डिफाइन की गई भारत में? इनकम के हिसाब से और कंजम्पशन के हिसाब से। तो जो लोग गरीब होते हैं उनको बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, जो कि एक मिनिमम इनकम से कम कमाते हैं या मिनिमम कंजम्पशन से कम कंज्यूम करते हैं। पॉवर्टी लाइन कैसे नापी गई है? सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को इनकम के बेसिस पर नापा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये महीने से कम कमाता है तो वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अर्बन एरिया में अगर 1000 से कम कमाता है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। गरीबी को कैलोरीज के बेसिस पे भी नापा जाता है। अगर कोई रूरल क्षेत्र का आदमी 2400 कैलोरीज एक दिन में कम खा रहा है वो गरीब है, और 2100 से कम खा रहा है शहर में तो गरीब है। रूरल में ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हार्डशिप है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लेबर वर्क है, इसलिए रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पोवर्टी के कारण क्या है? कम इनकम होना, बेरोज़गारी होना, पॉपुलेशन ज़्यादा होना, एजुकेशन और स्किल्स की कमी होना, सामाजिक भेदभाव होना कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होना। सबसे बड़ा प्रभाव गरीबी का किन पर पड़ता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पर, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स पर, और स्लम ड्वेलर्स पर जो कि बस्ती वगैरह में रहते हैं। गरीबी का समाज पे क्या असर है? इसमें लोग मेल न्यूट्रिशन को पोषित रह जाते हैं, पुअर हेल्थ रहती है उनकी, चाइल्ड लेबर बढ़ती है, पढ़े लिखे कम होते हैं और क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कितने प्रकार की गरीबी है? एब्सोल्यूट, पीपल लैक बेसिक नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल, यानी कि जिनके एक्चुअल नंबर काउंट कर लिए, जिनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है उनको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। रिलेटिव मतलब पीपल आर पुअरर देन अदर्स इन द सोसाइटी। रिलेटिव मतलब ये व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, वैसे तो गरीब नहीं है, लेकिन जो आदमी 1000 कमा रहा है उसके कंपैरिजन में गरीब है, ऐसे व्यक्ति को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। क्रॉनिक पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी डेट कंटिन्यूस फॉर जनरेशन इन फैमिली, जो जनरेशन गरीबी रहती है उसे क्रॉनिक कहते हैं। सीजनल पॉवर्टी क्या है? बेरोजगारी और गरीबी जो स्पेसिफिक सीजन में हो उसे सीजनल कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे गरीबी का कारण बनता है? अनएम्प्लॉयमेंट से कोई स्टेबल इनकम नहीं होती, जिससे खाना नहीं खरीद पाता, एजुकेशन नहीं खरीद पाता, हेल्थ केयर नहीं खरीद पाता, जैसे गरीब हो जाता है। पॉवर्टी बच्चों पे कैसे असर डालती है? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, कुपोषित रहते हैं, एजुकेशन नहीं मिलती जिससे चाइल्ड लेबर को प्रमोट मिलता है, और ख़राब हेल्थ होने के कारण से उनकी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। वॉट स्टेप हैज़ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू रिड्यूस पॉवर्टी? गरीबी हटाने के लिए सरकार ने क्या किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन MG नरेगा ज़रूर आएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर में 100 दिन का काम प्रोवाइड करने की बात की गई थी। 2006 में ये लॉन्च हुआ था, और इसके अंदर में 2005 में आया था, और इसके अंदर में 100 दिन का कंफर्मेशन वाला काम देना था, और अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दिला पाते हैं तो वेजेस प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया गया, और PDS सिस्टम जो कि खाने को सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रोल है गरीबी कम करने के लिए? ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज़्यादा इनकम होगी, गरीबी घटेगी। अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, उससे स्किल लेबर आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। रूरल अर्बन पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है ये आप रीड कर लीजिएगा एक बार। लिटरेसी कैसे गरीबी कम करती है? एजुकेशन जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिससे इनकम अच्छी होती है और जिससे आप गरीबी से बच सकते हैं। गरीबी और इनइक्वालिटी कैसे इंटरलिंक्ड है? रिच पीपल बेटर रिसोर्स पा पाते हैं, एजुकेशन पा पाते हैं और जॉब पा पाते हैं। इससे गरीब का अमीर का वेल्थ गैप बढ़ रहा है और सर्वाइवल के लिए दिक्कत हो रही है गरीबों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? आपस में कुछ लोग मिलकर पैसे की सेविंग करते हैं और एक दूसरे को क्या देते हैं? उधार देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है? माइक्रो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। गरीबी का ग्लोबल सिनेरियो बताइए। 700 मिलियन लोग एक्सट्रीम पुअर हैं, और ख़ास करके अफ्रीका और साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है। हमारे इंडिया में बिहार वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसे कैसे गरीबी घटाई जा सकती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, इससे इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है और लॉन्ग टर्म रोजगार मिलता है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है खाना सबके लिए अवेलेबल हो, असेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। अवेलेबिलिटी का मतलब है इनफ फूड इज़ इन प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। और असेसिबिलिटी मतलब हम लोग वहाँ तक पहुँच सकें, और अफोर्डेबल मतलब हम लोग उसे खरीद सकें। ये तीनों पॉइंट्स याद करिएगा, कन्फर्म पेपर में आने हैं। फूड सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है? इससे हंगर, मेल न्यूट्रिशन, फेमाइन कम होता है। इससे हेल्दी एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनते हैं। कारण क्या है फूड सिक्योरिटी का? गरीबी, बेरोज़गारी, नेचुरल डिजास्टर जिससे खेती ख़राब हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, पॉपुलेशन, और ख़राब फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड सिक्योरिटी के कारण से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग कौन के हैं जिस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, बेरोज़गार लोग, SC STs,
फेमाइन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल दीजिए। सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, एकदम से फूड का शॉर्टेज हो जाना जिसके कारण से लोग भूखे मर गए, उसे फेमाइन कहते हैं, जो कि बंगाल में आई थी 1943 में। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है फूड सिक्योरिटी में? सरकार सफिशिएंट फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करवाती है, फूड को स्टोर करवाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, और सब्सिडाइज रूप में यानी कि कम रेट में राशन शॉप्स में बांटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएस सिस्टम क्या है? पीडीएस सिस्टम के अंदर सरकार के पास जो बफर स्टॉक होता है, सरकार ने बफर एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान से खेती ली होती है, जिसको वो सब्सिडी देकर गरीब जनताओं में बांटती है कम रेट पर। गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिससे खाना प्रोवाइड होता है सब्सिडाइज रेट पर राशन शॉप के थ्रू। फ़ायदे क्या हैं? इससे हर वक्त अवेलेबिलिटी रहती है गरीब परिवार के लिए खाने की। स्टेबलाइज फूड प्राइजेस, मार्केट में फूड के प्राइस स्टेबल रहते हैं, इससे भुखमरी वगैरह नहीं आती, खाने की शॉर्टेज नहीं होती। दिक्कत क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी करप्शन हो जाता है जिससे ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोशन मिलता है, ख़राब क्वालिटी का फूड ग्रेन होता है और लीकेज होने के कारण से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। दो टाइप की फूड सिक्योरिटी क्या है? पहली है सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम एंड मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स क्या है? तो सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड असिस्टेंस प्रोग्राम। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अंदर खाने को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि पीडीएस सिस्टम और मिड डे मील। बफर स्टॉक का क्या रोल है? गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फूड ग्रेन को स्टोर करती है जिससे उसे इमरजेंसी में यूज़ किया जाएगा, उससे प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा। एफपीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही पीडीएस सिस्टम को चलाता है, बफर स्टॉक चलाता है और एमएसपी पे किसानों को उनकी खेती खरीदता है। ये प्रोक्यूज फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स, खरीदता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और बफर स्टॉक को मेंटेन करता है इमरजेंसीज के लिए। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं? पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड पीडीएस एंड अंत्योदय अन्न योजना। मिड डे मील स्कीम की क्या खासियत है? इसमें फ्री लंच प्रोवाइड होता है गरीब बच्चों के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इन पॉइंट्स को। ये एक लीगल राइट है फूड सिक्योरिटी का फॉर 67% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें 5 किलो का अनाज पर पर्सन को पर महीने दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पर। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा फूड सिक्योरिटी पे? इससे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा, खास करके वीट एंड राइस का। हेल्प इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, जिससे हम आत्मनिर्भर हो पाए, और इसके कारण से सॉइल डिप्लीशन हो गया और वाटर की शॉर्टेज हो गई। मेल न्यूट्रिशन क्या है? कैसे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है? लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। नेचुरल डिजास्टर कैसे असर डालते हैं? बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से, साइक्लोन आने से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे लोग उसे खरीद नहीं पाते क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। चैलेंजेस क्या है फूड सिक्योरिटी अचीव करने में? सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज चैलेंज है, करप्शन और इनएफिशिएंसी इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्यों है? डेमोक्रेसी सरकार का वो फॉर्म है जिसमें हम अपने खुद के रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लीडर होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सभी लोग वोट डाल सकते हैं, सभी लोग की वोट की एक ही वैल्यू है। मेजॉरिटी जो रूल करेगी बिना माइनॉरिटी के राइट्स को ओवरकम करके नहीं, उनके अधिकारों की सोच कर करेगी। सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है, सभी लोग इक्वल हैं, सभी के पास बराबर अधिकार हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस है। डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है और आज़ादी मिलती है। ये पब्लिक का पार्टिसिपेशन रखते हैं डिसीजन मेकिंग में। हम भाई जिनको चुनते हैं वो हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इससे इक्वालिटी और जस्टिस को बढ़ावा मिलता है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? डेमोक्रेसी बहुत स्लो है, डिसीजन मेकिंग बहुत धीमे है, लीडर्स कभी कभी बैड डिसीजन लेते हैं और इसके कारण से कभी कभी करप्शंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। भाई हर 5 साल बाद अगर वोटिंग हो जाएंगे तो सरकार बदल सकती है, इंस्टेबिलिटी आएगी। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से कैसे अलग है? तो भाई सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जब डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट नहीं कर रहे, हमने जिनको चुना वो हमारे लिए डिसीजन लेंगे, हम डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे इंडिया है, यूएसए है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं डेमोक्रेसी में? इससे क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, इससे डिक्टेटरशिप नहीं होती और गलत तरीके से रूल नहीं होता। कंडीशंस क्या है डेमोक्रेसी के लिए? 18 साल के ऊपर सभी लोग वोट देंगे। हमारे यहाँ का इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस पर गवर्नमेंट असर नहीं डाल सकती। फ्री प्रेस है और लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इलेक्शन रेगुलरली क्यों होने चाहिए? जिससे लोगों को अपने लीडर्स को चुनने का या बदलने का मौका मिले। इससे रूलर्स ज़्यादा पावरफुल नहीं होते।
क्या क्या चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ अगेंस्ट में? करप्शन है, मनी एंड मसल पावर का मिसयूज़ है, अनपढ़ता, इलिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस। ऐसा क्यों कहा गया कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है? क्योंकि लोग ही हमारे नेताओं को चुनते हैं, तो ऑफ द पीपल हम में से ही चुन के जाते हैं, बाय द पीपल, और हमारे लिए ही काम करते हैं, फॉर द पीपल। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या बेनिफिट है डेमोक्रेसी में? मल्टी पार्टी सिस्टम से हमारे पास चॉइस आती है और उससे कंपटीशन अच्छा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में। डेमोक्रेसी इक्वलिटी को कैसे बढ़ावा देता है? सभी सिटीजन के पास में सेम वोटिंग राइट्स हैं, कानून के आगे सब लोग बराबर हैं। डेमोक्रेसी है ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? क्योंकि लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसलिए हम सरकार का काम होते देख पाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिससे मीडिया सवाल कर सकती है सरकार से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब 18 साल के ऊपर हर कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है। डेमोक्रेसी अपनी गलती कैसे सुधारता है? क्योंकि इसमें हम लीडर्स को रिमूव कर सकते हैं, सिटीजन प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप क्यों नहीं होती? क्योंकि यह पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिवाइड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिससे एक की पावर आगे नहीं हो सकती। रेगुलर इलेक्शन होते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस की जाती है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू। और सरकार में सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी दुनिया भर में कैसे फैल रही है? क्योंकि लोगों को आज़ादी, इक्वलिटी और बेटर गवर्नमेंट चाहिए, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं, यानी कि एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरीक़ों से लिखने को आएगा। संविधान की क्या ज़रूरत है एक देश में? इससे किसी व्यक्ति के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताया जाता है, इससे जस्टिस होता है, इक्वलिटी आती है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है, इससे गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना भाई? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई 1946 से 1950 तक। 1950 में हमारा संविधान बनके लागू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड प्रेसिडेंट कौन था, तो बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है, जिसे हम इंट्रोडक्शन यानी कि प्रीएम्बल कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है भारत के संविधान का। ये बताता है इंडिया सुवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या समझेंगे? सुवरीन मतलब है किसी बाहरी रूल के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, हमारे देश के डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, बाहर से नहीं पूछना पड़ता। सोशलिस्ट हैं, यानी कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, मौके हैं, वो सबको बराबर दिए जाएंगे। सेक्युलर हैं, हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं। डेमोक्रेटिक हैं, यानी कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी। और रिपब्लिक हैं, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट को भी इलेक्ट किया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब इसमें डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट में डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। दूसरा, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम सरकार को चुनते हैं। हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, सेक्युलरिज्म है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी सरकार को क्या काम करना चाहिए उसकी गाइडलाइंस हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रोल बताइए। ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए काम किया, खास करके दलित लोगों के लिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनके नाम बताइए। एक बार इनके नाम पढ़ लीजिए, वरना हम आगे चैप्टर में इनको पढ़ेंगे अभी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का क्या बेनिफिट है? इससे सिटीजन अपने अधिकारों के वॉयलेट होने पर कोर्ट के पास जा सकता है, ये भी एक संवैधानिक अधिकार हमें मिला है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए? सरकार को सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ावा देना चाहिए, फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, इनकम की इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे क्या फ़र्क है वो एक बार आप देख लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को कैसे बढ़ावा देता है? हमारे देश में आज भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन को बराबर माना जाता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को या किसी भी रिलीजन के कस्टम्स को फॉलो कर सकता है, प्रचार कर सकता है। हाउ इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, बदला भी जा सकता है, और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है? इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, यानी टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, और मेन प्रोसीजर को चेंज नहीं किया सकता, इसलिए रिजिड भी है। हाउ इज़ द पावर डिवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे डिवाइडेड है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, इसको फेडरलिज्म कहते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में? जुडिशरी ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करता है, ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं, ये जुडिशरी चेक करता है, और किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है, इनवैलिड बता सकता है, अगर उसे लगता है संविधान के विरोध में है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहले डाइवर्स पॉपुलेशन थी। भाई एक जैसे रूल सब पे कैसे लागू हो जाएंगे? अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग कल्चर था। इंडिया का पार्टीशन हुआ था जिसके कारण से काफ़ी सारी धार्मिक कम्युनल टेंशन बढ़ रही थी। इंडिविजुअल राइट्स को बैलेंस रखना था, नेशनल यूनिटी बनाए रखनी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल की वैल्यूज़ को शो करता है? क्योंकि इसने आज भी जस्टिस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। यूनिवर्सल एडवेंचर्स क्या हम पढ़ चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सोशल जस्टिस कैसे बढ़ावा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है SC STs को, OBCs को, जिससे अच्छी एजुकेशन और जॉब्स उन्हें मिल पाती है। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है, छुआछूत को ख़त्म करता है और किसी प्रकार के भेदभाव को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिससे लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसे इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में? इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है गवर्नेंस में। इससे लोग अपना लीडर चुन सकते हैं और लीडर को बदल सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। इससे लीडर जो होता है अकाउंटेबल होता है अपने काम के लिए। इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों है हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हर 18+ के बाद व्यक्ति वोट दे सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। रेगुलर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद। चॉइस ऑफ कैंडिडेट, हम जिसे चाहें चुन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हैं। और सीक्रेट बैलेट, पता भी नहीं चलता हमने किसको चुना है, बिना प्रेशर के हम वोट डाल सकते हैं। कुछ प्रकार के इलेक्शंस बताइए भारत में। सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शन, जिससे हम पार्लियामेंट के मेंबर को चुनते हैं। स्टेट असेंबली के फिर इलेक्शंस, जिससे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। और लोकल बॉडी के इलेक्शन, जो कि मेयर और पार्षद वगैरह के होते हैं, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए होते हैं। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हम डायरेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट को जिनको हमने चुना है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जोग्राफिकल एरिया जहाँ से उस स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए लोग वोट डालेंगे। जैसे हमारे यहाँ के वार्ड में, हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम ही लोग वोट डाल सकते हैं, बाहर का आदमी आके नहीं डाल सकता। जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन में क्या फ़र्क है, और साथ में मिड इलेक्शन भी मैं आपको बता दूँ। जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन है जो हर 5 साल बाद नॉर्मली हो जाते हैं। बाई इलेक्शन वो इलेक्शन है जो जब किसी नेता के या किसी व्यक्ति के रिज़ाइन या मृत्यु के बाद में करवाए जाते हैं। और मिड इलेक्शन वो होते हैं जब सरकार डिसॉल्व हो जाती है बीच में ही, अपने टेन्योर नहीं, 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गई, तो मिड इलेक्शन होते हैं। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं? क्योंकि हमारे देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो कि सरकार के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया सकता, यही वोटिंग करवाता है। हमारे यहाँ पे सीक्रेट बैलेट है कि पता नहीं चलता किसको किसको वोट दिया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल बताइए, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। ये इलेक्शन को सुपरवाइज करता है और कंडक्ट करवाता है। ये इंश्योर करता है कि फेयर वोटिंग हो बिना किसी फ्रॉड के, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ध्यान देता है, उनको इलेक्शन एक्सपेंस पे ध्यान देता है, उनको सिंबल भी यही अलॉट करता है। वोटिंग काउंट वगैरह काम भी यही करता है। इसकी पावर क्या है? इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है अगर इसको लगता है कुछ अनफेयर हुआ है, किसी कैंडिडेट को पनिश कर सकता है, और डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन को लड़ता है। रूलिंग पार्टी जो मेजॉरिटी में है, जिसकी सरकार बनी है। अपोजिशन जो उसके अगेंस्ट में है, अगेंस्ट मतलब हर वक्त नहीं, लेकिन जो पार्टी अभी जीती नहीं है, ये सरकार के एक्शंस पर सवाल करती है। कोलिशन गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, गठबंधन सरकार। जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती, तो दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर एक अपनी सरकार फॉर्म करती है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या चैलेंजेस हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के? पहला, मनी पावर का मिसयूज़, मसल पावर का मिसयूज़, कास्ट और रिलीजन बेसिस पर राजनीति करना, और फेक वोटिंग, जिसके कारण से चैलेंजेस आते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इलेक्शन के दौरान फॉलो होने चाहिए, जैसे कि नो ब्राइबिंग, किसी को ब्राइब ना करना, ब्राइब मतलब रिश्वत, हेट स्पीच ना देना, मंदिरों वगैरह में प्रचार ना करना। वोटर्स कैसे एक इन्फॉर्म चॉइस बनाते हैं? कंपेयर करते हैं कैंडिडेट्स को, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, और कास्ट के बेस पे वोट नहीं करते। नोटा क्या है? जब आप किसी को वोट नहीं डालते, नन ऑफ द अबव। इलेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है? इससे डेमोक्रेसी बनी रहती है, डिक्टेटरशिप नहीं आ पाती, और सरकार अकाउंटेबल रहती है, और ट्रांसपेरेंट जो काम करती है अच्छे से शो होता है। कैसे इंडिया में रिप्रेजेंटेशन मिलता है वीकर सेक्शन को? हमने क्या कर रखा है, इलेक्शन में इन लोगों के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। विमेन रिप्रेजेंटेशन कर रखा है हमने, 1/3 सीट इन लोकल गवर्नमेंट रिजर्व कर रखी है औरतों के लिए। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बताइए जो कि भारत में बहुत ज़रूरी है इलेक्शन के लिए। सबसे पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे बैन करना, कैंडिडेट्स पे बैन कर देना, स्ट्रिक्टर रूल्स बनाना, और स्ट्रॉन्ग मेजर टू स्टॉप वोट बाइंग, जिससे लोग वोट को ना खरीदें। इलेक्शन कमीशन क्या वर्क करता है, ये भी आ सकता है। कंडक्टिंग ऑफ वोटिंग, काउंटिंग, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सब होता है।
नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं पहले इसको समझिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार को मैनेज और चलाते हैं, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के। मेन इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? पहला है कानून बनाने वाले यानी पार्लियामेंट, कानून को लागू करने वाले सरकार और प्रेसिडेंट, कानून को प्रोटेक्ट करने वाले यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पार्लियामेंट का क्या रोल है? ये कानून बनाता है, उनको चेंजेस करता है, सरकार को कंट्रोल करता है और बजट और पॉलिसीज़ को अप्रूव करवाता है। पार्लियामेंट के वैसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे हाउसेस पूछे हैं तो लोअर हाउस यानी लोकसभा, इसे हम डायरेक्टली चुनते हैं। राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, इसे हम डायरेक्टली नहीं चुनते, स्टेट असेंबलीज द्वारा चुने जाते हैं। इसका टेन्योर याद रखिएगा, ये 6 ईयर्स तक का होता है। इसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है? लोकसभा के मेंबर्स को हम डायरेक्टली चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली नहीं चुनते। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होता है, क्योंकि हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स हैं जो रिटायर हो जाते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कम स्ट्रॉन्ग होता है कानून बनाने में, क्योंकि लोगों द्वारा चुना गया है। क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा हैं तो मेजॉरिटी में ये जीतता है। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, राज्यसभा का हेड होता है चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट का रोल वाला क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ध्यान रख के जाइएगा। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स होता है। यही प्राइम मिनिस्टर और अदर ऑफिशियल को अपॉइंट करता है और बिल पे साइन करता है, तभी वो लॉ बनता है। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके द्वारा चुना जाता है। प्राइम मिनिस्टर का रोल आ सकता है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, यही सारे बड़े डिसीजन लेता है और कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है। यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करता है और डिपार्टमेंट बांटता है कौन क्या संभालेगा। और जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी पार्टी रिजाइन करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? ये ग्रुप है कई सारे मिनिस्टर का जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं और डिप्यूटी मिनिस्टर आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर कैसे कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे, जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री संभालते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। और डिप्यूटी मिनिस्टर कौन से होते हैं? जो स्टेट को असिस्ट करते हैं। जुडिशरी का क्या रोल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुडिशरी जस्टिस को और कानून को इंटरप्रेट करता है, जस्टिस को इंश्योर करता है, मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो रहा है इसको प्रिवेंट करता है, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से सभी लोग याद कर लें। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी मतलब ये है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती हमारे जुडिशियल सिस्टम में। जैसा चाहे कानून दे सकता है संविधान के अकॉर्डिंग, और वो सरकार को मानना पड़ेगा बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में जुडिशरी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट है भारत का। हाईएस्ट कोर्ट होने के कारण से इसके पास पावर है कई सारे लॉस को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है अगर इसको लगता है कोई कानून संविधान के विरोध में है। पूरा प्रोसेस बताइए लॉ बनने का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों हाउसेज में से किसी में भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, वोट डाले जाते हैं, और अगर वोट पास हो जाता है तो वोट पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए। एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो बिल लॉ बन जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? जब लोकसभा का भरोसा अपनी गवर्नमेंट से उठ जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। कोलिशन गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर में पता ही है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है मिनिस्टर को, सारे डिसीजन लेता है, भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को? पार्लियामेंट ही डिबेट्स, क्वेश्चन आवर्स और कमिटीज़ बनवाती है। ये बजट अप्रूव करती है जो सरकार को चाहिए होता है, और पॉलिसीज़ को रिजेक्ट भी कर सकती है। जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कानून को फॉलो करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। एक बात वन वर्ड आंसर याद रखिएगा, मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में 230 सीट होती हैं। राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, इसमें सिर्फ 2 एंग्लो इंडियंस। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है? पहली बात तो हम अधिकारों की बात करेंगे। ऐसे क्लेम जो कि किसी व्यक्ति के वेलबींग्स के लिए, उसकी आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कानून द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उसे राइट्स कहते हैं। ये डेफिनेशन अभी के अभी याद कीजिए। राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए? क्योंकि इससे इक्वालिटी रहती है, फ्रीडम रहती है, इससे लोग इंडिविजुअल प्रोटेक्ट रहते हैं गवर्नमेंट के अब्यूज़ से। इससे बेसिस फॉर जस्ट एंड फेयर सोसाइटी से अच्छा समाज बन के निकलता है। आप इनको अभी वीडियो पॉज करके याद कीजिए, आपको कई सारी आंसर्स में हेल्प करेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो बेसिक अधिकार जो भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को दिए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स बताइए। राइट टू इक्वलिटी,
राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जिसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे अधिकार अगर वॉयलेट होंगे तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। बी आर अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो बाकी के सारे बेकार हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या है? तो जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ बस इतना याद कर लीजिए। सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा कानून के आगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन, जेंडर, बर्थ प्लेस के हिसाब से, और बिल्कुल पूर्ण रूप से अनटचेबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। सबको बराबर मौके दिए जाएंगे देश के अंदर में। राइट टू फ्रीडम क्या है? हमारे पास स्पीच का फ्रीडम है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, मूवमेंट निकालने का फ्रीडम है, और असेंबली, हम पीसफुल असेंबली बना सकते हैं। हम किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू प्रिवेंट हार्म टू सोसाइटी, और उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जिससे समाज में दिक्कत होगी। हम किसी प्रकार के प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, देश में कहीं भी जा सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा। ये कहता है भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट कीजिए, यानी कि इंसानों को बेचा खरीदा नहीं जाएगा, ना ही फोर्स लेबर करवाई जाएगी, और 14 साल के सब बच्चों के लिए हज़ार्डियस जॉब्स क्या है बेटा? बैन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम जिस रिलीजन को चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, चुन सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, और ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, जो कम संख्याएँ अल्पसंख्यक हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। कल्चर और एजुकेशन राइट्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, उनके कल्चर को बचाना है, उनकी लैंग्वेज को बचाना है, उनकी एजुकेशन को बचाना है। राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं इनको प्रमोट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? इससे सिटीजन अप्रोच कर सकता है कोर्ट में अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन इन्फोर्स दीज राइट्स। जुडिशरी का क्या रोल है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने में? कोर्ट्स कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट राइट्स। अगर कोई कानून जो बनने वाला है वो वायलेट करता है हमारे अधिकारों को, तो कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। लोग पेटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में अपने जस्टिस के लिए। रिट क्या होता है? एक लीगल ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके कुछ टाइप से रखे हैं। ये क्वेश्चन है, आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? नो, रीजनेबल होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं किसी को बुरा भला कह दूंगा, भाई वो रीजनेबल होने चाहिए जिससे नेशनल सिक्योरिटी, मॉरलिटी बनी रहती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? ये मॉनिटर करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करता है सभी कंप्लेंट्स को, और सरकार को एडवाइस करता है। क्या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है? हाँ भाई, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं। राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल 2002 में आया था। इसके अंदर मुफ्त एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन दिलाई जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को। फंडामेंटल राइट से डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट होती है? ये लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं। इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे सबका जस्टिस, न्याय मिलता है सबको। क्या क्या चैलेंजेस हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के? पहला, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, और कभी कभी डिले हो जाता है लीगल प्रोसेस में। आई होप आप सभी को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा और कंप्लीट सोशल साइंस आपकी रिवीजन में आ गई होगी। अब आपको सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स को अच्छे से रिपीट करना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।